हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तनु शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 2021 का जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन सीटेट का 2021 का जो सीटेट का पेपर हुआ है, आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा आंसर जिन्होंने अभी तक अपना मिला लिया होगा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं मिलाया है या फिर उनको किसी भी आंसर को लेकर डाउट है तो वो ये सेशन को देख सकते हैं। जो आज का ये सेशन है ये मेनली हम लोग क्वेश्चंस को मिलाने के लिए कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना पेपर अभी तक मिला लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने मिला ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं मिलाया है या फिर जिनको कहीं पर भी डाउट है तो वो ये सेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पे 99% आंसर सही होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे पूछे गए हैं और जितना हम लोगों ने पढ़ा था वहीं से पूछे गए हैं। कोई बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही ही हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप भी अपने आंसर को यहाँ पे मिला सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो के सेट का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो के सेट का है, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन सा आंसर क्यों सही हो रहा है, ठीक। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम उसको देखें तो क्या है, हम लोग सीडीपी वाले पोर्शन को भी कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 के पोर्शन को, सीडीपी वाले पेपर 1 के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी सीडीपी 2 सीडीपी जो सेकंड पेपर था उसको भी हम लोग देखेंगे और उसके अलावा धीरे धीरे अदर सेशंस के भी आंसर्स को हम देखते जाएंगे। लेकिन सीडीपी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इसके आंसर को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना चाहिए, क्योंकि सीडीपी और हिंदी जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है सीटेट में, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर को संबोधित करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना सभी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को हम लोगों ने दिया है, हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना होगा। और मानकीकृत आकलन से कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उसी स्टैंडर्ड पे सबका मैं लूँगी, तो ये टेस्ट लूँगी, तो ये सही कभी नहीं हो सकता। और ऐसे कथनों को इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध, तो नेगेटिव बातों और रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। यहाँ पे कम करे होता तो मे भी हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे मजबूत करे, ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव को ढूंढना था। और अगला ऑप्शन है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो टालना भी सही नहीं होगा, बल्कि हमें बात करनी चाहिए। ये होता तो सही होता, अवॉइड करना कभी भी सही नहीं होगा, इसलिए ये आंसर भी सही नहीं होगा। अगला है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि डाइवर्स क्लासरूम है अगर, तो वहाँ पे हमें डाइवर्स हमें विभिन्न विन्यास के उदाहरण हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के यहाँ पे अधिगमकर्ता हैं, बच्चे हैं। जैसे कि कोई मंदबुद्धि है और कोई बहुत तेज है, कोई एवरेज है, कोई किसी को अदर तरीके से डिसेबिलिटी है, तो अलग अलग तरीके के अधिगमकर्ता हैं, इसलिए हमें उदाहरण भी अलग अलग तरीके के लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन था और सबका ही सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन जो है वो गलतियाँ भरने में कभी हो जाता है, तो वो सारी गलतियाँ चलती रहती हैं, एक दो क्वेश्चन की गलतियाँ होती रहती हैं। और अगला है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार से हम सुसाध्य कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को हम किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो डर की भावना तो कभी पैदा करके नहीं होगा, लगातार अभ्यास से भी नहीं होगा, और ना ही समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया कि फिक्स्ड प्रोसेस, कि मैंने एक तरीका फिक्स कर दिया और उसी तरीके पे आपको काम करना है, उसी तरीके से आपको समस्या को हल करना है, तो ये भी कभी भी समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ावा नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। समरूपों के इस्तेमाल को, एनालॉगीज़ को बढ़ावा देना। अगर आप लोगों ने रीजनिंग में ये वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, एनालॉगी दे देता है कि एक का रिलेशन इसके साथ इस तरीके से दे देगा और फिर पूछेगा, एक और ऑप्शन यहाँ पे देगा और पूछेगा कि
इसी तरीके से किसके साथ संबंध और हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमारी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे लगती है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अदर कोई ऑप्शन जो है ऐसा नहीं है कि जिससे ये बढ़ सकता है। तो एनालॉजी को आप रीजनिंग से भी लगा के देख सकते थे कि यहाँ पे यही ऑप्शन होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, तो यहाँ पे जटिल संरचना का हमें प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरल संरचना का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो यही नेगेटिव होगा। और दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना, इसे बेटर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। और क्योंकि अधिगम कठिनाइयों से बच्चे जूझ रहे हैं, किसी को किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो एक प्रभावशाली साधन होता है। और उसके बाद संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी का इस्तेमाल करना, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। और अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, तो नहीं होता है ये। और असतर्कता, ये भी नहीं होता है। कम परिज्ञान या लो कम्प्रिहेंशन, ये भी नहीं होता है, बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, वहाँ डी ऑप्शन जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारे चिंतन जो होता है वो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का मतलब कि इफेक्टिव मोड कौन सा है टीचिंग लर्निंग का। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण और नकल और दोहराना, तो अनुकरण नकल और दोहराना तो नहीं होगा। विषय वस्तु को याद कर लेना, ये भी नहीं होगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना भी हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि संकल्पनाओं के बीच एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट, तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली साधन जो होता है वो हो सकता है, ठीक है, माध्यम हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हमें एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी कार्यकलाप में छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करना, ये हमें कभी नहीं करना है। इसलिए हमें उनकी त्रुटियों को नहीं देखना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप CDP के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, तो केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं करता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जिस पर निर्भर करता है अधिगम। और इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, तो दंड देना तो शिक्षा में अपराध ही है, तो वो भी नहीं होगा। और त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जिनका स्कोर 28-29 आ रहा है, मतलब वो 30 पाने की पूरी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, याद तो करवाना नहीं है, दंड देना नहीं है, और बच्चों को हमें प्रवीण बनाने के लिए काम करना नहीं होता।
कि मतलब मैं क्लास में पढ़ाने आ रही हूँ, फिर मैं बच्चों को डायरेक्टली बोलूँ कि आपको 50 में से 50 लेकर ही आने हैं, 50 में से 48 आपको लेकर ही आने हैं। आपको अगर मैंने जोड़ सिखा दिया तो आपको एकदम सही आने ही चाहिए। तो मतलब हम बच्चों को मास्टरी नहीं करवा रहे होते, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने मैथ पेडागोजी में किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है जहाँ पे सीटेट ने मास्टरी करवाने को बहुत मतलब सही आंसर नहीं माना है। इस बार भी देखते हैं कि वो आंसर क्या मानते हैं, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को पर फोकस नहीं करवाना होता, बल्कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही बनेगा मेरे हिसाब से, कि बच्चों को बहुत आसान, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत आसान क्रियाकलाप देकर हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी काम अगर हम बच्चों से करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दे सकते हैं जिससे कि बच्चे ईजिली कर पाएँ। अगर कोई भी काम ईजिली बच्चा कर पाएगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा अपने आप ही। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। फिर भी सीटेट के आंसर की का वेट करेंगे कि अगर इसमें कोई चेंजिंग होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक जितने भी सीटेट में आंसर माने गए हैं, मास्टरी को कभी भी सही आंसर नहीं बताया गया है। और आप अपने हिसाब से भी सोच के देख सकते हैं कि मास्टरी करवाना अपने बच्चों को बहुत सही ऑप्शन जो है वो होता नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप इसे अपने ऊपर भी रख के सोचें कि कोई भी अगर जैसे कि जिसका मैथ्स कमज़ोर होता है और वो मैथ को सीखने की कोशिश करता है, तो उसको सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मोटिवेटेड रहें हम उसको सीखने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी काम करने के लिए हम मोटिवेटेड रहें, और मोटिवेटेड रहने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं, जिससे कि हम आसानी से उस काम को कर लेते हैं, तो मोटिवेटेड रहते हैं और आगे। तो मुझे यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, यहाँ पे आसान क्रियाकलाप देके हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, लेकिन एक बार आप सीटेट के आंसर की का वेट करके देख सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन जो है अभी तक मुझे यही सही लगा। और अगला क्वेश्चन है कि शर्मिंदगी, शेम जो है वो क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी तो कभी भी प्रभावशाली होता नहीं है। और के भाव को अधिगम के भाव को शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। मतलब कि हमें बच्चों को बार बार शर्मिंदा करना चाहिए अगर वो काम नहीं करके आए हैं। मतलब ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि बच्चों को हमें बार बार शर्मिंदा करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शर्मिंदगी का शेम का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कई बार शेम का हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि जैसे कि अगर कोई अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, या फिर अच्छे से गाना नहीं गा पा रहा है, कुछ भी काम है, अगर उसको उस काम के लिए हम शर्मिंदा कर देते हैं, तो अपने लाइफ में वो कभी भी वो काम सही से नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हमेशा डर लगी रहती है कि अगर वो ऐसे करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, लोग उसको ऐसे बोलेंगे। तो मतलब हमारे दिमाग में कभी कहीं ना कहीं ये बातें ऐसी बैठ जाती हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों के संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस बहुत सीधा सीधा पूछा गया है संवेग और संवेग से। और अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है वो अधिगम का संरचनात्मक, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो किसका सुझाव देता है? ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि बच्चे जो है वो ज्ञान की भूमिका में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बच्चे ज्ञान की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डायरेक्टली ये जीन पियाजे से ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि वो भी एक संरचनावादी ही थे। और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। इन प्रैक्टिकल लाइफ में भले ही हमारा ज़्यादा दिमाग पाठ्य पुस्तक पर ही रहता है, क्योंकि हमें मार्क्स लाने के लिए हमें उस पर मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीटेट की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब पाठ्य पुस्तक सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चों की ही सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, और बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर रह सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से रह सकते हैं ये नहीं सही है, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
और अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा जो है वो उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिगम में प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि अधिगम अगर हम प्रयास करते हैं, जैसे कि हमें मैथ्स नहीं आती, हम उसको सीखते हैं, तो हम उस हमारे प्रयासों का उस पर मतलब प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर हम उसको सीखते हैं तो हम उसको सीख ले जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं आती, अगर हम उसको सीखेंगे तो उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया कि प्रयासों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हमारे प्रयास अगर सही दिशा में है तो हम उसको सीख जाते हैं। ठीक है, और असफलता अनियंत्रित है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर अधिगम के लिए अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो हमारी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है, अनियंत्रित नहीं है ये। और योग्यता सुधार्य है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और योग्यता फिक्स्ड है, ये तो गलत है। योग्यता सुधार्य है, मतलब जो भी चीज़ें हमें नहीं आती है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें आती हैं उसे हम और भी बेटर कर सकते हैं। योग्यता जो है वो सुधार्य है। ठीक है, अबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और सीधा सीधा बिल्कुल ये क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट था ही नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बच्चों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में कौन सा सहायक है। तो बार बार परीक्षाएं लेना, तो ये तो बार बार परीक्षाएं लेने से हम उसे याद कर लेते हैं, ना कि संकल्पनात्मक समझ हमारी बढ़ती है। अन्वेषण और संवाद, यहाँ पे इंक्वायरी एंड डायलॉग, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। इंक्वायरी और डायलॉग ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता है, कंपटीशन से नहीं होगा और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र से भी नहीं होगा, बल्कि अन्वेषण और संवाद मतलब इंक्वायरी और डायलॉग से संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ठीक बैठ रहा है, मतलब एकदम सही आंसर पे आ रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को कब सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में अगर हो तब सीखने में कठिनाई होती है, नहीं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, मल्टीपल वेज से प्रस्तुत किया जाए तो भी कठिनाई नहीं होगी बच्चों को। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही होगा कि अगर हम सूचना को अलग अलग टुकड़ों में, मतलब आज मैं एडिशन आज थोड़ा सा पढ़ा के फिर उसके बाद मैं कुछ और चैप्टर पढ़ाने लग रही हूँ, उसके बाद कुछ दिन बाद उसको पढ़ा रही हूँ, मतलब अलग अलग तोड़ तोड़ के सूचना अगर हम बच्चों को देंगे तो वो बच्चे जो है उसको नहीं समझ पाएंगे, उनको सीखने में कठिनाई हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे अगर तुम्हें सीखने में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि अगर हम सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को सीखने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिगम सर्वोत्तम अवस्था में होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यहाँ पे अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था वही होगी जहाँ पे संतुलित उत्तेजना होगा और कोई भय नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो डायरेक्टली ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर ही। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी था। आनुवंशिकता और पर्यावरण से हम लोगों ने कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए थे और वहीं से ये क्वेश्चन आ भी गया है। और अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, वह कार्य में किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। लेव वाइगॉत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इस तरह का जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या दिखाता है। तो जो प्राइवेट स्पीच है वो स्वनियमन को दिखाता है, सेल्फ रेगुलेशन को दिखाता है, मतलब वो अपने आप को डायरेक्शन दे रही है, अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आत्मकेंद्रिता पियाजे से रिलेटेड है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पियाजे ने ही भाषा को ईगोसेंट्रिक कहा है, इन्होंने नहीं कहा है। और मनोवैज्ञानिक विकार भी ये नहीं है, और कॉग्निटिव इमेच्योरिटी भी मतलब संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भी नहीं है ये, बल्कि ये नियमन है। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अगर कोई अपने आप से बात कर रहा है और अपने कार्यों को दिशा देने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन वही पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे बदला गया है, सेल्फ रेगुलेशन वर्ड को यहाँ पे ला दिया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है
कि मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो ये तो एकदम ही गलत है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग करना बच्चों पर, ये भी एकदम गलत है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो ये भी गलत है। बच्चों को विभाजित कर देना, सेग्रीगेट कर देना, ये एकदम गलत होता है। बल्कि मूल्यांकन का सबसे मुख्य लक्ष्य मैंने क्या बताया था आपको, कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पे हम उनको सुधार कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे शिक्षण में कमी रह गई है, कहाँ पे हम उसको सुधार सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें करना मूल्यांकन के उद्देश्य में आती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पेपर CDP का बहुत सही आया था। और अगला क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी? छात्रों में प्रत्याहार विकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा, या फिर अम, या फिर बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे टीचर जो है वो बच्चों को हेल्प देने की कोशिश कर रही है, और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब वो स्कैफ फोल्डिंग दे रही है, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग की कोशिश वो कर रही है। पाड़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल वो सही होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का अगर यहाँ पे नाम आया है तो यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग ही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का जो कथन है वो क्या दर्शा रहा है? पिता का जो कथन है वो लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है? नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ा रहा है? नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है? नहीं। बल्कि यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता कि जहाँ पे दोनों में अंतर ना दिखाया गया होता, या फिर कुछ ऐसा काम करवाया गया होता कि जो लड़कियाँ जनरली नहीं करती हैं, तो वो हो सकता था कि रूढ़िवादी बातों को चुनौती देता। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया डायरेक्टली कि लड़की की तरह ना व्यवहार करो, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूढ़िवादिता को ही दर्शा रहा है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। एक प्रगतिशील शिक्षा में मतलब बच्चों को हमें मौके प्रदान करना, यहाँ पर डायरेक्टली हमारा यही आंसर सही होगा कि बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को मौके प्रदान करने चाहिए, सही है बिल्कुल। अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, तो ये तो एकदम ही गलत है। लेबलिंग करना बच्चों पर कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या ये बेस्ट है, तो ये हमें एकदम नहीं करना है। और बच्चों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना, अटल पाठ्यक्रम का मतलब ये है फिक्स्ड करिकुलम का पालन करना, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा कि मतलब जो करिकुलम में है उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको उतना ही और वही पढ़ना है, तो ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, कंपटीशन हमें प्राइमरी लेवल पे मतलब ये पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, बल्कि ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जैसे ही मुझे सेकंड पेपर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो ये कन्वेंशनल को दर्शाता है, ठीक है। ये अमूर्त संक्रियात्मक तो इनका है ही नहीं, पहली बात तो ये है कोहलबर्ग का, और उनका यही तीनों है। और उसमें से जो प्री कन्वेंशनल होता है वहाँ पे समाज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वहाँ पे व्यक्तिगत लाभ की बात होती है। अगर दंड दंड वाला एक स्टेज होता है, ठीक है, पनिशमेंट एंड रिवार्ड ओरिएंटेड होता है एक, और एक होता है म्यूचुअल एक्सचेंज का होता है। तो वो बच्चे के व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित होता है, और जहाँ पे समाज का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो वो कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है। और जब वो समाज से परे चला जाता है तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बहुत लोगों ने इसमें मिस्टेक किया होगा मुझे लगता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन था। मतलब आपको स्टेजेस के नाम ना देके डायरेक्टली आपको स्टेजेस को ही चुनने के लिए कह दिया गया। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था।
और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। तो परिवार जो है वो प्राथमिक है, ठीक है, ये गलत हो गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो आपको पता है कि परिवार, मैंने आपको डायरेक्टली बार बार बोला था कि परिवार ही सिर्फ प्राथमिक कारण है और जो भी हो जाएंगे सब सेकेंडरी में आ जाएंगे। तो विद्यालय एक द्वितीयक कारक है, ये तो बात ठीक है। परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है, ये भी बात ठीक है यहाँ पे। और विद्यालय प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक कारक है, तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्टली आपको बस, अगर आपका निकल गया है तो भी ठीक है, नहीं निकला है तो भी आप इसको याद करके रख ले कि ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है कि परिवार सामाजिक कारण में आता है और विद्यालय, पास, पड़ोस पड़ोस, जन संचार, जो भी दुनिया भर की कोई भी नाम देती है वो सब तृतीय कारण में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर परिवार के साथ आपको पास पड़ोस लिख कर देता है तो आप उसको प्राइमरी में ले जा सकते हैं। लेकिन मतलब थोड़ा सा ये वैरी करता रहता है, पड़ोसी जो होते हैं वो वैरी करते रहते हैं, कभी कभी प्राथमिक में हो जाते हैं, कभी कभी द्वितीयक में हो जाते हैं। लेकिन परिवार का एकदम डिसाइडेड है कि हाँ वो प्राइमरी में ही रहेगा। और उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं या फिर बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे गलत बात हो गई है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, उन्होंने 8 तरीके की बुद्धि की बात किया। तो 8 तरीके की बुद्धि की बात करने का मतलब ही यही है कि उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता पर जोर दिया होगा, तभी उन्होंने 8 टाइप की बुद्धि को बताया। उन्होंने कहा कि किसी में कोई बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तो मतलब उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता को माना था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा मापी जाती है, तो ये ऑप्शन भी एकदम नहीं होगा। और एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो यूनिफैक्टर थियरी थी, ये जो एक आयाम बुद्धिमत्ता वाली जो थियरी थी वो बीने की थी, ना कि हार्वर्ड गार्डनर की थी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और हम लोगों ने जितनी भी थियरी किया था, एक हार्वर्ड गार्डनर की किया था, उसके बाद जेन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, इतना हम लोगों ने किया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी किया था। मतलब जितना हम लोगों ने किया है उससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने करवाया है इसलिए नहीं आया है, बल्कि यही सिलेबस ही है, इसलिए क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आता है। अगर आप बहुत मतलब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ के जाते हैं, अब पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीटेट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सीडीपी के लिए अगर आप इतनी थियरी करके जाते हैं, अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पावलाव और स्किनर और थार्नडाइक और पेंडुरा जो भी आपको पढ़ना है वो आप यूपीटेट के लिए पढ़ें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका कोई काम नहीं था। और जितना हम लोगों ने किया था उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। और सीडीपी का पोर्शन दो। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का जो मुख्य गुण है वो क्या होता है? तो वो क्या है? परिकल्पित, पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अमूर्त में आता है, सबसे लास्ट वाली स्टेज में आता है। और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की जो क्षमता होती है वो कॉन्क्रीट में आती है, थर्ड में आती है, ये फोर्थ में आएगी, ये थर्ड में आएगी। अमूर्त सोच ये भी फोर्थ में आएगी। लेकिन जब ये हम विचार या सोच में केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रेशन इन थॉट, तो ये जो होती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे आती है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है ये। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत घुमाया नहीं गया, बल्कि जीन पियाजे से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। और विकास बहुआयामी है, ये हो सकता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती, क्योंकि सभी संस्कृतियों में विकास की दर अलग अलग हो सकती हैं। और विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा विकास जो है वो बहुआयामी है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। और अगला है कि लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। किसके अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है? यहाँ पे लेव वाइगॉत्स्की का नाम डायरेक्टली आया है। तो यहाँ पे कल्चरल टूल्स, सामाजिक उपकरण की बात यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन तो सही पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस को में हेर फेर करने की कोशिश की गई है। मतलब सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स की बात मतलब इन्होंने किया है लेव वाइगॉत्स्की ने, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, कल्चरल टूल्स पर महत्व देता है। उन्होंने अभिप्रेरणा पे बात नहीं किया, संतुलित इक्विलिब्रियम पे बात जीन पियाजे ने किया था, और एट्रीब्यूशन पर भी इन्होंने बात नहीं किया, बल्कि कल्चरल टूल्स पर ही इन्होंने बात किया था। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा होगा वो थोड़ा सा भटक सकता था, लेकिन वैसे तो सामाजिक सांस्कृतिक इनका सोशियो कल्चरल थियरी का नाम ही है, तो जिसको नाम ही पता होगा वो डायरेक्टली किया होगा ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम लोगों ने सही ही किया होगा। और अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं विकास का समीपस्थ क्षेत्र स्कीमा। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने डायरेक्टली स्कीमा की बात की, विकास का समीपस्थ क्षेत्र मतलब लेव वाइगोत्स्की ने इसकी बात किया था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और साइकोलॉजिकल टूल्स है नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर हो गए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, तो है अलगाव पर, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमें समावेशी कक्षा में बच्चों को अलग नहीं करना होता। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये बिल्कुल सही होगा। एक समावेशी कक्षा में हर टाइप के बच्चे आते हैं, वो प्रतिभाशाली भी रहते हैं, सामान्य भी रहते हैं, मंद बुद्धि भी रहते हैं, थोड़ा सा कम देखने वाले भी इसमें आ सकते हैं, आंशिक रूप से बधिर बच्चे भी आ सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे यहाँ लेवल के बच्चे यहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें अवसर प्रदान करना होता है, बच्चों को हमें अवसर देना होता है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य नहीं होता ये। और अविभेदी समरूपी निर्देश भी नहीं होता, ठीक है। अविभेदी यहाँ पे अविभेदी समरूपी निर्देश इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, ना कि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को। लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है रही हो, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे अगर अन ना लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे अ ना लिखा होता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते थे कि विभेदी इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे ठीक होता। विभेदी निर्देश या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का ये मतलब होता है कि आपको बच्चों के अकॉर्डिंग आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं, समावेशी कक्षा में हर टाइप के बच्चे होते हैं, और हमें उनके हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, उन्होंने थोड़ा सा हेर बदल करने की कोशिश किया है और यहाँ पे लगा दिया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली हमारा गलत हो रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस अगर होती तो वो बिल्कुल सही होता कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देने हैं। और अगला है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, मैंने ये पढ़ाया था आपको, RPWD अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो दिव्यांगता वर्ड जो है वो काफ़ी ये चल रहा है, क्योंकि जब से ये एनडीए की सरकार मतलब बनी है, वहाँ पे विकलांग शब्द को हटा के उन्होंने दिव्यांग शब्द का यूज़ करना स्टार्ट करवा दिया था। और 2016 में भी इस एक्ट में भी कहा गया है कि जो शारीरिक रूप से थोड़े से अक्षम हैं उन्हें हम विकलांग की जगह दिव्यांग कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली ये आंसर जो है वो सही बनेगा। अशक्त शरीर हम उन्हें नहीं कहेंगे, मंदिर भी नहीं कहेंगे, विकलांग भी नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन्हें एक दिव्यांग बोलेंगे, कि मतलब दिव्य अंग, ठीक है, उनके जिस अंग में प्रॉब्लम है वो उनका दिव्य अंग है, तो जिससे शारीरिक दिव्यांगता हम उन्हें कहेंगे, ठीक है। हम शारीरिक दिव्यांगता वर्ड का यूज़ करेंगे उनके लिए, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम से उनका विकास होता है? तो डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको तो काटना भी नहीं था, बल्कि आपको ये देखना था कि यहाँ पे सेंसरी पहले होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, फिर कॉन्क्रीट में हम जाते हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। मूर्त पहले आएगा नहीं, बल्कि हम पहले सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, फिर प्री ऑपरेशनल में जाते हैं, फिर कॉन्क्रीट में जाते हैं, फिर इनफॉर्मल में मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल में जाते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट भी हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है फेरबदल करने की कोशिश सिर्फ की गई है, ना कि क्वेश्चन टफ था। जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहा होगा उसको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी। और फिर भी यहाँ पे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लगता है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे उतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस को बदला गया है बस। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड,
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से हमें देखना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाना, बिल्कुल गलत है ये। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं है ये, और अध्यापक के पक्ष पर असफलता भी नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए हम इसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब किसी क्वेश्चन में मुझे तो डाउट नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% हमारे आंसर सही होंगे। 100% नहीं, फिर भी 99% मुझे लगता है सारे आंसर सही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे पूछे गए हैं और उनके आंसर भी सीधे सीधे ही हैं। और लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियल आंसर की आने के बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पेपर पर फिर मैं वीडियो एक बार बनाऊंगी। और हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया है, और अभी बहुत जल्द हम लोग सेकंड पेपर की सीडीपी को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग ईवीएस, फिर हम लोग दोनों क्वेश्चन पेपर के हिंदी वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मतलब पैसेज को भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके अलावा